किया जाएगा। और इसको एंजॉय का माहौल बनाया गया और उसी दौरान इसके साथ धोखा हुआ और इन लोगों ने मार दिया और मारने के बाद लंबा बाहर लेटा दिया। लेटा के हमको फ़ोन पे गलत सूचना दी गई। जब मैं गया मौके पर देखा तो समझ में कुछ नहीं आया। मुझे समय दिए होते तो मैं ये भी कर देता, जैसे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी मैं उस बेटी के लिए भी दे देता, लेकिन इन लोगों ने हत्या कर दी। और अब मैं चाहता हूँ कि हत्यारों को माफ़ न किया जाए और प्रशासन जो है। किस तरीके की सज़ा चाहेंगे उन अपराधियों को? हम तो सज़ा के तौर पे कुछ लोगों के लिए सजाए मौत तक चाहते हैं, बाकियों को तो आजीवन कारावास जरूर। तो वो कहती थी कि पापा आपने ऐसे परिवार में क्यों शादी की, मुझे किसी। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय सरायमीर थाना के अंतर्गत नंदाव ग्राम सभा में जो आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सामने त्यौहार था, लक्ष्मी पूजन था। हमारे देश में बेटियों को लक्ष्मी भी माना जाता है और सरकार भी तमाम तरीके के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान भी चला रही है, लेकिन इसके भी बावजूद हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं। हमारे देश में ही ऐसे ऐसे दरिंदे हैं जो बेटियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। और सबसे दुखद घटना है हमारे देश में, कभी सती प्रथा में बच्चियों को मारा जा रहा था और आज जो है दहेज प्रथा में 2,500 से 3,000 बेटियां हर वर्ष सिर्फ उत्तर प्रदेश में मारी जाती हैं, और भी उस प्रदेश में जिसके मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी हैं, जो कि बच्चियों का जैसे ही नवरात्रि आता है बच्चियों का चरण पूजन करते हैं। हम जिस घर पे मौजूद हैं सुरेंद्र मिश्रा जी हैं। इनकी भी इकलौती बेटी थी जिनकी शादी जो है लगभग 10-11 महीने हुए और इस बीच इधर पूरा देश दीपावली का हर्षोल्लास के साथ खुशियां मना रहा था और इस घर पर बेटी के इस मौत की खबर से ये पूरा परिवार झकझोर उठा। और इस दुख की घड़ी में हम लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग का दिखाने का प्रयास है कि जो भी अपराधी हैं वो बचने ना पाएँ, क्योंकि आज इनकी बेटी के साथ घटना को अंजाम देते हैं। क्योंकि एक घटना घटी थी, वो 3 बच्चियों की जान ले चुका था। उसका कारण यही था कि उसका जो दरिंदा था, जो उसका पति था, अंबेडकर नगर ज़िले की घटना है, उसको सही समय पर सही सज़ा नहीं मिली। अगर सही समय पर सही सज़ा मिली होती तो 2 बेटियों की ज़िंदगी बच गई होती। आज वही घटना इनके भी साथ हुई है। आइए हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र मिश्रा है और मेरी बेटी की हत्या हुई है उसके ससुराल में। दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित करते थे और हम उनकी मांग को धीरे धीरे पूरा कर रहे थे और हमने कहा था कि आपकी जो मांगे और हैं मैं वो भी पूरा कर दूंगा, मुझे थोड़ा समय दो, दिवाली के 2-3 दिन बाद मैं कर दूंगा। लेकिन इंतज़ार नहीं किया गया और मेरी बेटी को मार दिया गया। जबकि मौत के बाद मुझे फ़ोन करके गलत जानकारी दी गई कि मैं अस्पताल ले जा रहा हूँ, ऐसा है वैसा है। मेरी बेटी को पहले ही मार दिया गया था। फिर हमने प्रशासन से संपर्क किया और प्रशासन की मदद मांगी। प्रशासन पूरी तरह मददगार रहा। और अच्छा, वो घटना करके फिर आपको केवल एक बहकाते हैं, फुसलाते हैं कि जो हम आपको बेवकूफ़ बनाएं फ़ोन। हमें ये बताया गया कि आपकी लड़की को पाइल्स की समस्या है, हम डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं। तो हमने पूछा कि इस समस्या में इतना रात को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बात करवाइए लड़की से। लेकिन बोले कि लड़की बोलने की हालत में नहीं है। फिर मुझे शक हो गया, लेकिन मेरा शक जब तक मैं कुछ करना चाहूँ 15 मिनट के बाद मुझे वापस कॉल आता है कि वो मर गई। फिर हम अपने परिवार के साथ पहुँचे वहाँ पर और प्रशासन भी पहुँचा हुआ था। और वहाँ जाकर जब हमने मौके पर देखा तो मेरी बेटी के गले में, हाथ पर कई जगह निशान थे। ऐसा लग रहा था गला घोंट के या लटका कर मार दिया गया। फिर उसके बाद हमने पोस्टमार्टम करवाया, थाने में तहरीर दी, मुकदमा लिखवाया और मुझे अभी तक चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी राय सर, सीओ साहब सबकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन मुझे न्याय ज़रूर दिलाएगा। शादी कब हुई थी? शादी मेरी लड़की की 4 दिसंबर 2024 को हुई थी और दहेज के लिए प्रताड़ना जो है करीब करीब मार्च में हल्का फुल्का शुरुआत इन लोगों ने कर दिया था, तो हमने इनकी कुछ मांगें पूरी कर दी थी। फिर लड़की हमारी जब इनके पास दोबारा आ गई तो फिर इन लोगों के अंदर लालच जाग गया। फिर हमने इनको 2 लाख रुपया दिया और गाड़ी के अंदर इन्होंने हमसे नकद लिया, हमने दे दिया। और उसके बाद फिर इनकी काफ़ी मांग थी और जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि शादी हुए 8 महीना 9 महीना हो चुके थे। फिर भी मैं एक ही बेटी थी, मैं सोचा कि अब ज़मीन वगैरह बेच कर देता हूँ पूरा, मुझे टाइम दो। मैंने टाइम मांगा लेकिन ये लोग मेरा इंतज़ार नहीं किए और लालच में आके मेरी बेटी को ही दुनिया से ख़त्म कर दिए।
क्या कभी लोग कहे थे या बच्ची से कभी बात हुई थी कि हमको ये लोग मारते हैं? हाँ, मेरी बच्ची बराबर बताती थी। वो बोलती थी कि पापा मैं भोजपुरी कम समझती हूँ, मुझे हिंदी आता है और ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं मेरे खिलाफ़, और ये लोग अपने पुराने घर में बैठ के प्लानिंग रोज़ करते थे कुछ न कुछ। तो मैं अपनी बच्ची को यही समझाता था कि बेटा तुझे नहीं समझ में आता है भोजपुरी, इसलिए तू नहीं समझ पा रही हो, घरेलू कुछ बात होगी और परिवार में थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हत्या कर दी जाएगी, और शक मुझे हुआ था थोड़ा सा अपनी पुत्री के कहने पर, लेकिन शक जो है इन्होंने हकीकत में बदल दिया। जबकि मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हो रहा है। एक ही बेटी है, अब तो खाली एक ही चीज़ की उम्मीद है कि प्रशासन मुझे न्याय दिलाए, और न्याय मिलने तक मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ। न्याय मिल जाएगा तभी जाके मुझे तसल्ली मिलेगी, और अभी तक प्रशासन का रवैया बहुत ही अच्छा है। आगे भी हो सकता है कि रवैया अच्छा रहे और न्याय दिलाएं ये लोग। क्योंकि देखिए एक ही बेटी थी, जितना हो सका होगा उतना तो आपने कर्जा रिनिया करके हाँ, जो है दान हमने दहेज के नाम पर बहुत कुछ दिया था उस समय। हाँ, हम पे जो कहा गया, शादी के एक दिन पहले तक कहा गया कि हमको बुलेट ला के दो, मैं जाकर उनको बुलेट खरीद के दिया। फिर विदाई नहीं करा रहे थे, मैं उनको 2 लाख रुपया बाद में दिया। फिर हमसे और जेवर मांग रहे थे, जबकि हमने शादी में बहुत कुछ दिया था। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, समाज हमारे पास है, सबको मालूम है। लेकिन इनकी लालच ही नहीं ख़त्म हो रही थी। मुझ पे दबाव बहुत बड़ा बन रहा था कि आप कहीं से 25-50 लाख रुपया दे के और दामाद को दुकान करवाओ। मैं ऐसा दबाव डाल रहे थे। मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, तो मैंने बोला कि ठीक है आप थोड़े में डिमांड करो। तो इन्होंने 5-7 जेवर की मांग की थी, जो मेरे हिसाब से 3-3.5 लाख रुपए में हो जाता, और मैं उसी व्यवस्था में लगा था कि दे दूंगा तो मेरी लड़की सुरक्षित रहेगी। लेकिन ये लोग इंतज़ार नहीं किए मेरा और मार दिए। अब देखते हैं क्या आगे क्या होता है। जिनसे शादी हुई तो क्या करते थे? मैं लड़का, जब शादी हमने किया था लड़के की, अपनी लड़की की जिस लड़के से, उस समय वो खुद को ये बताया था कि मैं नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर हूँ। लेकिन शादी के बाद 3 महीने तक वो घर से गया ही नहीं कहीं। फिर मुझे थोड़ा सा शक हुआ। इसका मतलब उसमें भी वो लोग धोखा? हाँ, उसमें भी धोखा किए। फिर हमने उसको बोला कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम इस शहर में आ जाओ जहाँ हम रहते हैं, हम यहाँ कहीं आपको जॉब वगैरह दिला दें, क्योंकि अब मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी, वो दामाद बन चुका था। फिर हमने उन्हें भी पैसे वगैरह वहाँ भी दिया, और वो जाकर सूरत में नौकरी करना चालू किए। उनको मैं वहाँ पर भी पैसे देता रहा, खाना खर्चा के नाम पे। हाँ, सामान भेजा हूँ, पंखे वगैरह जो कुछ जितना हो सका वहाँ भी दिया, सूरत में वहाँ भी भेजा। लेकिन इन लोगों की लालच ही नहीं बंद हो रही थी। एक ही चीज़ कह रहे थे कि कोई बड़ी दुकान करवा दो 25-50 लाख वाली लालगंज में, और नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। तो मैं सोचता था कि छोड़ भी देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मैं कोशिश में लगा था रिश्ता बचाने को, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि हत्या कर देंगे। और इसमें सबसे बड़े गुनहगार उसके चचिया ससुर, और 2 चचिया ससुर हैं, चाची हैं, और परिवार के कई सदस्य हैं। करीब 10 से 11 लोग सम्मिलित हैं। ये परिवार तो बड़ा है, 17-18 लोगों का है, लेकिन बाकी लोग सम्मिलित नहीं हैं। हाँ, सब ज्वाइंट फैमिली है, और 10-11 लोग पूरी तरह से शामिल हैं, जिसमें से 2 देवर हैं, बनारस में रहते हैं। वो सिर्फ हत्या करने के लिए ही उस दिन आए थे। हाँ, उनका रिकॉर्ड पुलिस ढूंढ लेगी, क्योंकि वो 4 बजे के आसपास अपने घर आए हैं और हत्या करके वो फरार हो गए हैं। जैसे दीपावली का था वैसे भी लोग घर पे आते हैं। हाँ, एक इनका प्लानिंग रहा होगा कि दीपावली को सब लोग इकट्ठा होंगे। हाँ, हमारी लड़की यहीं पे चूक कर गई कि दिवाली है तो सब लोग आए हैं, त्यौहार है, एंजॉय किया जाएगा, और इसको एंजॉय का माहौल बनाया गया, और उसी दौरान इसके साथ धोखा हुआ और इन लोगों ने मार दिया। और मारने के बाद बाहर लेटा दिया। लेटा के हमको फ़ोन पे गलत सूचना दी गई। जब मैं गया मौके पर देखा तो समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उस समय प्रशासन के सहारे में था, और प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमने पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार किया। उसके बाद अगले दिन जाके मैं थाने में तहरीर दिया, मुकदमा पंजीकृत करवाया, जिसकी कॉपी भी मुझे मिल चुकी है। मैं सीओ साहब से मिला, थाना प्रभारी से मिला, और सब ने मुझे सांत्वना दी है कि आपको न्याय मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार में बैठे लोग मुझे ज़रूर न्याय दिलाएंगे। अब समझ सकते हैं कि एक पिता का दर्द जो है, और जोगी जी वैसे भी बच्चियों की सुरक्षा के लिए तमाम तरीके से नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठा रहे हैं। अब
देखना यह है कि जो दिशा पांडे इस घर की इकलौती बेटी थी और इतने जो है लालन पालन से इन लोगों ने पाला था, उसको जो गांव देहात की भोजपुरी भाषा है वो बेचारी नहीं समझती थी, क्योंकि वो घर में ही रहती थी और स्कूल ही जाती थी। जी हाँ, वो हमारे साथ शहर में पढ़ी थी और अच्छी खासी पढ़ाई की थी, 12वीं तक भले पढ़ी थी, लेकिन इंग्लिश अच्छी थी, शुद्ध हिंदी बोलती थी, शरीर से भी हिष्ट-पुष्ट थी और किसी तरह गलत कदम नहीं उठा सकती थी वो। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने उसके साथ बहुत अभद्रता की, भोजपुरी में उसे गालियाँ देते थे, मारते पीटते थे और वो भोजपुरी की गालियाँ जब नहीं समझ पाती थी तो फ़ोन करके हमसे अपनी माँ से पूछती थी कि ऐसा क्या है, तो उसका मतलब हम लोग बताते थे और हम लोग काफ़ी मतलब को छुपा ले जाते थे, क्योंकि गालियाँ भद्दी होती थी जो हाँ जो हम अपनी बेटी को बता नहीं पाते थे। तो वो कहती थी कि पापा आपने ऐसे परिवार में क्यों शादी की, मुझे किसी हिंदी बोलने वाले के यहाँ शादी करते। लेकिन हमने सोचा कि चलो लड़का है, जैसे भी करके ठीक है, और मैं इस रिश्ते को बहुत बचाने की कोशिश किया, जिसके चक्कर में अपने परिवार को भी अंधेरे में रखा और इनको दहेज देता रहा साइड से, कि ताकि मेरी बेटी का जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन मेरा सब कदम बेकार निकल गया। आप नहीं बचाते थे? हाँ, बताते थे इस बात को? किसी को नहीं, हम सबसे छुपा कर सब कुछ देते गए इनको। हमने इनको 2 लाख रुपया अभी 28 मई को दिया। जब लड़की को लेकर आया था तो इन्होंने गाड़ी में हमसे पैसा लिया। मैंने यहाँ तक कोशिश किया कि गाड़ी से बाहर निकल के दूं ताकि कहीं सीसीटीवी वगैरह में दिखे, लेकिन ये लोग ज़्यादा शातिर थे। गाड़ी के अंदर बैठ के पैसा लिए, खाली मैं, मेरी बेटी और पैसा लेने वाले घनश्याम पांडे, जो हमारी लड़की के चचिया ससुर लगते हैं। तो इसमें जो चचिया ससुर ने ये लोग ज़्यादा क्यों, मतलब इसमें जो चचिया ससुर हैं वो छोट भैया नेता टाइप के हैं और अपने आप को बहुत बड़ा क्रिमिनल करते हैं। जब उस रात को मेरी लड़की को मार दिया गया तो मुझे फ़ोन पे बोलते हैं कि तुम चुपचाप अकेले चले आओ, रात में अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अच्छा, आपसे बोलते हैं? हमसे बोलते हैं। और तब मैं कुछ देर शांत हो जाता हूँ, फिर मैं प्रशासन की मदद लेता हूँ और तब मैं इन्हें गुस्से में बोलता हूँ कि हाथ मत लगाना मेरी बेटी को, अब हम प्रशासन से मदद लेंगे। तब मुझे वहाँ से धमकी मिलती है कि तुम मेरे गांव में आओगे तो बच के नहीं जाओगे, और कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया क्योंकि उस गांव में उस जाति के लोग ज़्यादा हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे उस तरह के धमकियाँ दी गई। तब मैं मजबूर हो गया और मैं अपने परिवार को लेकर सबको गया। और प्रशासन ने जब मुझे भरोसा दिया कि आप आइए, आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं, तब मैं गया। नहीं तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने भी नहीं होता। लेकिन अब वो लोग भागे फिर रहे हैं। अब प्रशासन उन्हें अगर पकड़ लेता है। जाने के बाद कितने लोग फरार थे घर के? कौन? घर पे सिर्फ 2 लोग थे, सास और ससुर, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं 60-65 साल के। बाकी सब के सब फरार थे। पुलिस भी अचंभित थी कि कहाँ चले गए एकाएक, जबकि गांव के लोग बताए कि सब तो थे। पुलिस के कुछ लोग बताए कि जब हम लोग आए तब भी कुछ लोग थे, लेकिन जब तक पुलिस एक्शन ले तब तक सब के सब भाग गए। खाली 2 लोग मिले थे, जिसमें से पुलिस ने उसमें से राधेश्याम पांडे को उठाया और 2-4-10 घंटे अपने पास रखा। लेकिन मेरी तहरीर नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि मैं पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में बिजी था, तो पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। जब हमने सवाल किया तो पुलिस ने बोला कि आपकी तहरीर आ गई है, अब हम फिर से सबको गिरफ्तार करेंगे। और मैं उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि प्रशासन अपना काम करेगा। अंतिम बात, जो घटना से अंतिम बात कब हुई थी लड़की से? जी, दिशा। हाँ, मेरी दिशा से बात हुई थी 2 दिन पहले। जिस दिन घटना उसके 2 दिन पहले। हाँ, और मैंने उसे यही बोला था कि बेटा मैं दिवाली के बाद आ रहा हूँ। उसी दिन कुछ संशय बोली थी बच्ची कि यहाँ पर ये लोग कुछ प्लानिंग बना रहे हैं। हाँ, उसने बोला था कि ये लोग पुराने घर में बैठ के कुछ न कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, पापा आप एक काम करो कि दिवाली से पहले ही आ जाओ। तो मैं बोला कि नहीं बेटा, पहली दिवाली है, आप अपने ससुराल में मनाओ, मैं दिवाली के बाद आऊँगा। ऐसे किसी के परिवार से दिवाली के समय बहुओं को नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी को, बच्ची यहाँ पे आना चाहती थी, वो चाहती थी। हाँ, वो चाहती थी। वो तो दिवाली वाले दिन भी बोली थी कि पापा अगर आपके पास टाइम होगा तो आप दिवाली वाले दिन ही आके मुझे ले जाना। लेकिन मैं तैयारी बना के बैठा था दिवाली के नेक्स्ट डे जाने के लिए। लेकिन दिवाली की रात के 1 रात पहले ही मुझे ये भी एक पश्चाताप रह गया कि अगर हम बेटी का कहना माने होते तो शायद आज जी बेटी जो, अगर मैं बेटी की बात सुन लिया होता और मैं उस समय मदद ले लिया होता लोगों से या प्रशासन से, तो शायद आज बेटी मेरे पास होती। लेकिन मैं चूक कर गया क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि समाज में इतनी गंदगी है, इतने गंदे लोग हैं। लड़के का क्या नाम है? लड़का अमित पांडे नाम है और सूरत में प्रेजेंट टाइम रहता है। चचिया ससुर को लोग आप लोगों ने बताया, उसमें जो पति है उनकी कितनी भूमिका हो सकती है इसमें?
पति की भूमिका मैं 100% कहूँगा, इसलिए कि बिना पति की मर्जी के कुछ नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि इनके परिवार में ऐसे 2-3 कांड बहुत पहले ये लोग कर चुके हैं जो कि हम लोगों को नहीं मालूम था। जब मेरी लड़की मार दी गई तब उस दिन गांव के कुछ लोगों ने बताया कि तुम लोग गलत जगह आके फंस गए थे, इनके परिवार में पहले भी कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं पूरी तरह कहता हूँ कि पूरी भूमिका ही पति की थी। पति और इनके एक चाचा हैं घनश्याम पांडे, एक अरविंद पांडे, और 2 देवर हैं। हाँ, जो ननद का भी कोई हाथ है? हाँ, एक ननद है, उस ननद की शादी थी, इसी 4 दिसंबर को शादी रखी गई है। और उन लोगों ने शादी को फोटोकॉपी बना दिया था कि जो 4 दिसंबर को भाभी लाई है उसी 4 दिसंबर को इस पूरे सामान को मुझे दे दो। और ये दबाव, हाँ, पूरा जितना सामान हमने दहेज आप दिए थे उसी सामान को उनकी शादी में देना? हाँ, वह सारा सामान, यहाँ तक कि जब मैं बुलेट खरीदने गया था देने के लिए तो इन लोगों ने वहाँ पर भी मेरे साथ धोखा किया। बोले लड़के के नाम पे नहीं लिया जाएगा, चाचा के नाम पे लिया जाएगा। अच्छा, बुलेट भी? हाँ, बुलेट भी चाचा के नाम पे लिया गया। मैं बुलेट का 2,86,000 रुपया देकर आया था, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे भी धोखा किया कि बुलेट का कुछ पैसा जमा करके और उसे लोन पे ले लिया चाचा के नाम पे, ताकि जब चाचा के नाम पे रहेगा तो इसी को हम आगे दहेज दे देंगे। उसे यूज भी बहुत कम किया गया, यहाँ तक कि हमने जो सोफ़ा बेड वगैरह दिया है उसके पॉलीथीन तक नहीं निकाले हैं। 1 साल हो गया। हाँ, खाली इस टारगेट में थे कि हम दे देंगे। मेरी बेटी ने मना कर दिया कि मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है, तो उसको प्रताड़ित करने बच्ची रहेगी तो विरोध करेगी। उससे जेवर मांगा जाता था, वो नहीं देती थी, लॉकर में रखती थी और अपने सामान को हाथ नहीं लगाने देती थी। यही बोलती थी कि आपको 1-2 सामान चाहिए शादी में तो वो हम दे सकते, लेकिन पूरा सामान नहीं दे सकते, क्योंकि जब दे देंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, और मेरे पापा ने मेरे लिए दिया है। मेरी बेटी अपनी जगह सही थी, लेकिन इन लोगों के अंदर लालच आ गया था। और अगर इन्हें यही सब चाहिए था तो मुझसे खुल के बोले होते या मुझे समय दिए होते तो मैं ये भी कर देता। जैसे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, मैं उस बेटी के लिए भी दे देता, लेकिन इन लोगों ने हत्या कर दी। और अब मैं चाहता हूं कि हत्यारों को माफ़ न किया जाए। और प्रशासन जो है, किस तरीके की सज़ा चाहेंगे उन अपराधियों को? हम तो सज़ा के तौर पे कुछ लोगों के लिए सजाए मौत तक चाहते हैं, बाकियों को तो आजीवन कारावास ज़रूर होना चाहिए। और जो ननद है, चचेरी ननद, उसके साथ तो जितना कठोर सज़ा हो वो भी कम है। उसे तो उस तरह की सज़ा, क्योंकि पूरा षड्यंत्र घर में बैठ के वो और उसकी माँ रच रही थी, और बाहर में जो थे चाचा लोग रच रहे थे। हाँ, पति जो था वो शामिल था, क्योंकि बिना उसके रजामंदी कुछ हो नहीं रहा था। जब वो रजामंदी दिया होगा तभी सब कुछ होना चालू हुआ होगा। आप लोगों की जाने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया, जो सगे ससुर थे? क्योंकि आपने सगे सास ससुर को कभी दोष? हाँ, मैं सगे सास ससुर को दोष नहीं, लेकिन जब उस दिन हम लोग गए तो सगे सास ससुर बैठे थे और ससुर जी सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ना चाह रहे थे कि मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो हमने पूछा, प्रशासन ने भी पूछा कि तुम सो रहे थे तो लाश बाहर कौन लाया, लिटाया कौन? तो वो गोल मोल जवाब देते गए। जो भी पूछता था हर 2 मिनट पे उनके जवाब चेंज हो जाते थे और वो वहाँ से भागना चाह रहे थे। तो चौकी इंचार्ज ने उनको पकड़ के ज़बरदस्ती अपने साथ बैठा लिया, लेके चले गए। लेकिन कुछ देर बाद मुझे खबर मिली कि कुछ लोगों के द्वारा उन्हें छुड़ा लिया गया। हाँ, तो मुझे दुख हुआ कि प्रशासन लगता है सच के साथ नहीं है, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मैं तहरीर नहीं दिया हूँ, इसलिए छोड़ा गया। आज मैं तहरीर दे दिया, कल ही दे दिया था, और अब मुझे पूरा यकीन है कि सब लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी और न्याय ज़रूर मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। आपकी क्या मांग है? बस जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान रखा जाए और उनको सज़ा दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाहेंगे कि वो सपोर्ट करें। अगर यहाँ से मतलब थाने से कुछ हम लोग को, अगर वो लोग सही मतलब जो भी है निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि वो इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करें, जिससे कि जो जितने लोग इसमें गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिले। दिशा के भाई? नहीं, हम उनके चाचा लगते हैं और मेरा नाम संदीप है। मैं भी उस दिन सुबह गया हूँ और जिस अवस्था में हम लोग पाए हैं, सरासर वो लोग हत्या किए हैं, इसमें हमको भी विश्वास है। और वहाँ पे जो भी हम लोग देखे, गांव वाले लोग और लोगों से जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला, लगा कि ये हत्या है और हत्या किया गया। इसमें काफ़ी दिन से लोग प्लानिंग किए और ऐसे दिन में वो लोग प्लानिंग किए कि जैसे दिवाली है।
दिवाली में उनको लगा कि पुलिस नहीं रहेगा और ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, उनका पूरा प्रयास था कि ये सब चीज़ें दबा दिया जाए, बट ये लोग नहीं सफल हो पाए, उनका कुछ भी प्लानिंग फेल हो गया। ऐसा जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए और मौके पे जाने के बाद वहाँ पे पुलिस भी साथ दिया और पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हम लोग भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। इसके बाद हमको भी बोला गया है कि थाना से कि इसके बाद हम उचित कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें गुनाहगार हैं उनको सज़ा दिलाएंगे। बिल्कुल जो है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो दहेज में तमाम बेटियां मारी जा रही हैं। तो इस तरीके से जो कुछ भी है, ये जो दहेज प्रथा में जो बच्चियों का शोषण हो रहा है, 2,500 से 3,000 बेटियां सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में मारी जा रही हैं। तो जो ऐसे दरिंदे हैं, आज दिशा पांडे की जो है जान गई है। इसी तरीके से अगर ऐसे दरिंदों को छोड़ा गया, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की गई या पैसे कौड़ी के बदौलत ये लोग छूट गए, फिर से शादी विवाह किए, तो दूसरी भी बेटी के लोग जान ले लेंगे। तो हमारा निवेदन है कि जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, सबके घर में बहन बेटियां हैं और बेटियों को बचाना पूरे समाज का, पूरे देश का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश भले ही शिक्षा के स्तर में आगे जा रहा हो, लेकिन जो लोगों की सोच है, दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो कि एक दानव बन करके आई है। ये ना अमीर घर की बेटी देखती, ना गरीब घर की, जबकि इकलौती बेटी थी और पिता ने बुलेट जो कि जो है 2.25 लाख के आसपास का था और तमाम तरीके से दहेज के सामान दिए, नकदी भी दिए। और ऐसी बेटियां अगर नहीं बच पा रही हैं, तो जो गरीब मजदूर होंगे, जिनके पास पैसा नहीं होगा, जो मजबूर होंगे, उनकी बेटियों की दहेज में क्या हाल होगी। हमारा यही प्रयास है कि ऐसे दरिंदों को फांसी से नीचे की सज़ा बेकार है, फांसी तो मिलनी ही चाहिए ताकि सीख मिले समाज को, अन्य लोग ऐसा कदम ना उठाएं। जय हिंद, जय भारत।